बोर नहीं होते, इंटरटेनमेंट होता रहता है। बच्चे आ गए हैं सारे के सारे, क्लास को शुरू करें। बोलिए। सर रास्ते में मैं बोर नहीं होती, बस मेरे को रास्ते में भूख लगती है और मैंने अभी भी खाना नहीं खाया है। खाना लेकर जाया करो बेटा। चलिए जी, डिटरमिनेंट का सेकंड लेक्चर है बेटा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, पिछले लेक्चर से कोई डाउट है? बहुत ज्यादा डाउट है सर, समझ में ही नहीं आ रहा है सर कैसे सॉल्व किया जाए, है ना? किया है कि नहीं आप लोगों ने? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस बेटा किया है आप लोगों ने सॉल्व? सब पूरा पीडीएफ दिया था, आप लोगों ने सॉल्व किया इसको? नहीं ना? क्यों नहीं करते होमवर्क, ये बताओ पहले मुझे। साइकोलॉजी पढ़ी है क्या? होमवर्क क्यों नहीं करते हो आप लोग? आप लोगों को क्या लगता है कि सर बस ऐसे ही बोल देते हैं, चलो ठीक है, इग्नोर कर देते हैं, सब होमवर्क सर भी खुद कर लेंगे? हम पढ़ा रहे हैं, आप होमवर्क नहीं करोगे तो समझ में तो नहीं आएगा। बहुत बुरी आदत है आप लोगों की। सर रजनीश कुछ बोल रही है, पढ़ लो। हाँ जी बेटा, बोलो क्या दिक्कत है? थैंक यू सर, मुझे सेशन था। बेटा मैं तो तैयारी कराता हूँ, मेरे एंड से कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये गारंटी है। जब तक मैं यस जिंदा हूँ, सर, थैंक यू। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई प्रॉब्लम सर नहीं ऐसा आएगी। नहीं बोलते। चलिए जी, यहाँ पे आते हैं। पहले तो आप लोग होमवर्क किया करो, ठीक है? डिटरमिनेंट का डीपीपी जल्दी मिलने वाला है, तो सारा आपको करना है। चलिए जी, एक्सपांशन थोड़ा बहुत बता देता हूं, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज के शुरू करने वाले हैं। याद रखना, आपको वापस बता रहा हूं बेटा, डिटरमिनेंट में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो लास्ट का जो पार्ट है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां से पूछा जाता है। पिछले आप 5 सालों का पेपर उठा लीजिए, 10 सालों का पेपर उठा लीजिए, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसो एली से पूछे गए, सोल से पूछे गए। इनफैक्ट बोला जाए कि सर एसो एली क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो सिंपल सा चीज बता रहा हूं आपको बेटा। आप जेई का एग्जाम देकर जाओगे आईआईटी में, सीधा सा टारगेट यही कि आप जेई का एग्जाम दोगे, जाओगे आईआईटी में, जाओगे एनआईटी में। इन शॉर्ट बोला जाए तो आप इंजीनियरिंग करने वाले हो। yes, तो जेई का एक्सपेक्टेशन ही यही होता है कि जो बच्चा मेरे पास आ रहा है उसको मैं हाथ पकड़ के सिखा नहीं रहा हूं कि देख बच्चा ये चीज ऐसा होता है, ये चीज ऐसा होता है। क्योंकि प्रोफेसर्स को इतना टाइम नहीं है कि मैं अगर आपको ट्रायंगल सिखा रहा हूँ क्लास 12th में, तो मैं ट्रायंगल के टाइप से, ट्रायंगल के डेफिनेशन से सिखा रहा हूँ, टाइम वेस्ट है। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा ना कि जो बच्चा मेरे पास सीखने आ रहा है वो ट्रायंगल पूरा जानता रहेगा, कि मैं डायरेक्टली ट्रायंगल के कुछ हाई लेवल से शुरू करूं, डीप से शुरू करूं। तो ये जो डिटर्मिनेंट यूज होते हैं ना बेटा, ये 2 ब्रांच में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो होता है ये आपका कंप्यूटर साइंस में और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा यूज होता है। ये सबसे ज्यादा यूज होता है इस ब्रांच पे। अब वहां पे आप आईआईटी चले गए, इंजीनियरिंग कर रहे हो और प्रोफेसर आके सिखा रहा है, देखो बेटा डिटरमिनेंट ये होता है, इसको सॉल्व ऐसे किया जाता है, मैट्रिक्स ये होता है, सॉल्व इसको ऐसा किया जाता है, इसके ये कुछ प्रॉपर्टीज है। तो वहां पे ये सब चीजें नहीं सिखाई जाएंगी, इसलिए आपको इधर सिखाया जा रहा है। कई बच्चे ये सोचते हैं ना, देखो कई सारे मीम्स भी बन जाते हैं कि सर साइन थीटा पढ़ लिया और साइन थीटा का यूज कभी आया नहीं। भैया साइन थीटा का यूज अभी थोड़ी आएगा। आप 5 साल के हुए, मैं बोल दूंगा कि बेटा आप इंडिया खेल के आओ, आप बहुत बड़ा काम कर दो। अरे भैया ऐसे कैसे, समय पे मालूम पड़ेगा ना। आप पूरा मैथ्स कंसीडर करो कि आप पूरा मैथ्स पढ़ लिया और जा करके आप कपड़े की दुकान पे कपड़ा बेच रहे हो, तो आपको कभी साइन थीटा यूज आएगा? नो सर। वो काम करोगे बोला तब तो यूज आएगा ना। आप बायो पढ़ लिए और जा करके किराना दुकान पे राशन बेच रहे हो और बोल रहे हो कि सर बायो मैंने पढ़ा, कुछ काम ही नहीं आया मेरे। अरे भैया बायो काम तब आएगा ना जब आप डॉक्टर बनोगे। आप लोगों ये भी सोचते हो ना, कई बच्चे सोचते हैं सर क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज ही नहीं है। बेटा यूज तो तब होगा ना जब उस ब्रांच में जाओगे आप। होमवर्क करने की आदत डाल लो, टाइम अभी भी है। अच्छा एक ना, अभी आज का एक कहानी बता रहा हूँ आप लोगों को। आज नीट का रिजल्ट आया, देखा आप लोगों ने? नो सर। नो सर। याद है, मैं बार बार बोलता हूँ बेटा एक डायलॉग, कि अगर आपने 2 क्वेश्चन सही किया है, जरा कंपटीशन लेवल देखना, इंडिया में कितने बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार का नीट का रिजल्ट देखा ना तो मैं खुद ऐसा सदमे में चला गया कि भाई ये क्या है। बता रहा हूं आपको कहानी। मैं आपको बोलता था कि बेटा अगर आप किसी बच्चे का मान लो ये 350 मार्क्स है, छोड़ो ना, मैं अपने ही इधर का 2 बच्चे का एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चे का मार्क्स है 347 और एक बच्चे का नाम है मार्क्स है 351।
इस बच्चे का जो रैंक आया है ना, ये 3,20,000 कुछ आया है, और इस बच्चे का जो आया है वो 3,12,000 कुछ आया है। आप समझ पा रहे हो कि सिर्फ 4 मार्क्स के डिफरेंस ने 8,000 रैंक इधर उधर कर दिया, सिर्फ 4 मार्क्स। और 4 मार्क्स का मतलब होता है बेटा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन गलती किया एक बच्चे ने और एक बच्चे ने एक क्वेश्चन सही किया है, डिफरेंस कितना हुआ? सीधा 8,000 रैंक का। ये लेवल का कंपटीशन चल रहा है हमारे इंडिया में, और आपको लग रहा है कि आप बिना पढ़ाई किए जेई में चले जाओगे। बेटा मुश्किल है, पढ़ाई करोगे तो जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। मैं तो ये बोलता था कि बेटा एक क्वेश्चन गलती सही करोगे तो आपको 1,000 रैंक, 2,000 रैंक। इस बार तो सीधा 10,000 रैंक भेज दिया। इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 जो आया है नीट में, 720 में से 720 मार्क्स है उसका। सर फुल मार्क्स? हाँ जी, फुल मार्क्स? फुल मार्क्स। नीट में फुल मार्क्स आते हैं बेटा, नीट में फुल मार्क्स आते हैं, एडवांस में फुल मार्क्स नहीं आते, मेंस में भी फुल मार्क्स नहीं आता है, लेकिन मेंस में फुल मार्क्स आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। मेंस में 360 में से 360 कई बार आया है, एडवांस में नहीं आया। सो 720 में से 720 दो बच्चे ने लेकर आए। सर वो स्टूडेंट कहाँ से है? यस सर। तमिलनाडु से बेटा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, साउथ से। तो ये होती है। सुनो, थोड़ा नॉलेज दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिए, थोड़ा आप लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए। पिछले बार क्या हुआ था कि 720 में से 720 3 बच्चों ने लेकर आया था, लेकिन ऑल इंडिया रैंक तो 1 तो कोई एक ही होगा। यस सर। अब डिसाइड करना था कि ऑल इंडिया रैंक 1 किसको दिया जाए, क्योंकि मार्क्स तो तीनों का सेम है, मैं दूंगा किसको? तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो बच्चा फॉर्म पहले भरा है मार्क्स उसको मिलना चाहिए, रैंक उसको मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ के प्रति ज्यादा अवेयर है, वो ज्यादा सीरियस है। नीट का फॉर्म आया, फॉर्म पहले भरूंगा क्योंकि मेरे को नीट का एग्जाम देना है, इसका मतलब मैं ज्यादा सीरियस हूं ना। जो तनिष्का बच्ची थी उसको दिया गया था ऑल इंडिया रैंक 1 इस बेसिस पे, क्योंकि उसने फॉर्म पहले भरा था। सर ऐसे थोड़ी ना होता है, वैसे तो तीनों डिजर्विंग, तीनों के 720 थे, तो फिर सिर्फ फॉर्म मतलब जिसने जल्दी भरा उसको फर्स्ट कर दिया। बेटा मैं सुनो आपको बता रहा हूँ, सुनो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, एक्सपेक्टेशन सबसे आप अलग अलग रखते हो। अपने पापा से आपका अलग एक्सपेक्टेशन है, आपके भाई से आपका अलग एक्सपेक्टेशन है। तो जितना ज्यादा हायर आप लेवल देखते हो उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाती है। तो मैं ऑल इंडिया रैंक 1 की बात करता हूं, तो मुझे मालूम होना चाहिए ना कि अगर ये मेरा देश का टॉपर बच्चा है तो ये अपनी लाइफ के प्रति ज्यादातर अवेयर है, क्योंकि वो दिखाता है, उसके एटीट्यूड में बसा है कि मैं चीजों को ज्यादा सीरियसली लेता हूं। नहीं तो किस बेसिस पे ऑल इंडिया रैंक डिसाइड करोगे आप कि किस बच्चे ने कम अटेम्प्ट दिया है, किस बच्चे ने पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया? नहीं सर, कुछ और भी तो कर सकते थे। समझिए। अब आगे सुनो आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन का फाइट कितना हुआ है ना, अब कंपटीशन लेवल देखो इंडिया में। ऑल इंडिया रैंक 1 2023 का रिजल्ट है, ये 2022 का था, जो 3 बच्चे लेकर आए थे 720 2022 का था। ऑल इंडिया रैंक 2 716 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है बेटा? 4 मार्क्स का। 4। वो बच्चे ने क्वेश्चन को छोड़ दिया है, उसने क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो छोड़ने पे 0 मार्क्स मिलता है, मालूम है ना आप लोगों को। अटेम्प्ट करके गलती करोगे तो -1 मिलेगा, छोड़ देते हो तो मार्क्स कटता नहीं है, 0 मिल जाता है। ऑल इंडिया रैंक 3 से लेकर के, अच्छा ये ऑल इंडिया रैंक 1 2 बच्चे ना, तो इन लोगों को, एक बच्चे को 720 मिला है, एक बच्चे को ऑल इंडिया रैंक 2 मिला है, तो ये ऑल इंडिया रैंक 3 हो गया ना। ऑल इंडिया रैंक 4 से लेकर के 20 तक सिर्फ 715 मार्क्स बच्चे लेकर आए हैं। 17 बच्चे ऐसे हैं जो 715 मार्क्स लेकर आए हैं। कितने क्वेश्चन का फाइट हुआ है? सिर्फ एक क्वेश्चन का फाइट हुआ है कि बच्चे ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, गलत हुआ है, गलत होने के लिए -1 मिला, और क्वेश्चन 4 मार्क्स का था तो कितना कैंसिल हुआ उसका? 5 मार्क्स कैंसिल हुआ। बात समझ रहे हो मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? यस सर। क्वेश्चन आपने, क्वेश्चन का वेटेज 4, क्योंकि आपने अटेम्प्ट करके गलत किया तो -1 और, तो टोटल 5 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन के लिए फाइट हुआ और ऑल इंडिया रैंक डिसाइड हो रहा है। आप यहां पे भी देख सकते हो ना, सिर्फ 4 मार्क्स का डिफरेंस, मतलब एक क्वेश्चन का डिफरेंस, और एक क्वेश्चन का डिफरेंस कितना डिफरेंस क्रिएट किया है? 8,000 रैंक का।
सर मतलब एक क्वेश्चन छोड़ा तो मतलब 5 मार्क्स कट हो गए हाँ हुआ ना। गलत किया तो। हाँ, पांच मार्क्स गए ना, 4 तो क्वेश्चन के हुए और एक आपने गलती किया उसका। अच्छा मतलब एक उसने अलग अलग गलती की थी और एक छोड़ दिया था, वैसे बोल रहे हो? नहीं नहीं, टोटल 720 का होता है ना बेटा, टोटल 720 का होता है। यस सर, तो मतलब उसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था ना। तो क्वेश्चन छोड़ेगा तो 716 होगा। एक और क्वेश्चन छोड़ा नहीं, अटेम्प्ट करके गलती किया है। एडवांस में भी 5 नंबर कट होंगे अगर हम छोड़ेंगे, मतलब गलत करेंगे तो? एडवांस में डिपेंड करता है क्वेश्चन का मार्क्स मतलब वेटेज कितना है, उसमें 2 मार्क्स के भी सवाल आते हैं, 3 मार्क्स के भी आते हैं, 4 मार्क्स के भी आते हैं। उसमें वो नहीं होता कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। एडवांस में ऐसा भी सीन आएगा, एडवांस के लिए मैं आपको बताऊंगा, उसमें तो ऐसा भी सीन आएगा कि कई बार मल्टीपल करेक्ट हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन देगा, उसमें 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो मान लो कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और उस क्वेश्चन का जो आंसर है ए बी सी, 3 ऑप्शन सही है। जब आपने सॉल्व करने की कोशिश की तो आपने सिर्फ एक ऑप्शन टिक किया, तो बेटा 1 मार्क्स मिलेगा आपको। 2 ऑप्शन टिक करोगे 2 मार्क्स मिलेगा आपको। 3 ऑप्शन सही करोगे 3 मार्क्स मिलेगा आपको, मतलब ऑप्शन पे भी मार्क्स मिलते हैं। ये एडवांस पेपर में होता है। अभी तो मेंस को टारगेट करो, मेंस में एक क्वेश्चन सही करोगे 4, गलत करोगे तो -1, तो -1 4 मार्क्स क्वेश्चन का और -1 और 5 मार्क्स जाता है आपका। 5 मार्क्स जाता है। हाँ 5 मार्क्स जाता है। इतना दिमाग, आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन सही करके गलत कर दिया तो 1 ही मार्क्स गया? मेरे को लगा मार्क्स। अच्छा 1 मार्क्स तो आपके सही में से जाता है कि अगर आपने 716 लाया तो 1 मार्क्स कट गया, 715 हो गया, और 4 मार्क्स तो क्वेश्चन का वेटेज हो गया। चलिए जी, ये देख लो आप लोग, इंडिया में इस लेवल का कंपटीशन चल रहा है। सर, इस बार एडवांस में कि चीटिंग भी हुई थी। कितने बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग लाइटली लेते हो चीजों को, समझ में नहीं आता है क्यों? सर इस बार सुना था कि एडवांस में चीटिंग भी हुई थी। नहीं, एडवांस में चीटिंग बेटा हो ही नहीं सकता है। सर फोन लेके गए थे वो, आपने नहीं सुना? ये सब हवा है बेटा, एडवांस में चीटिंग नहीं हो सकता है। खोज के क्या करेंगे, आपको मालूम है एआई भी एडवांस का जवाब नहीं दे पाता है। ये सर चैट जीपीटी करके आया था ना, इसने भी जेईई मेंस के 3 या 4 सवाल सॉल्व किए थे। किसने? चैट जीपीटी, नहीं जानते हो? नहीं सर। अच्छा बेटा एआई है, उसे जो सवाल पूछोगे आंसर देता है। एआई। एआई, उसे जो सवाल बोलोगे ना वो आंसर देगा। मेंस का सवाल सिर्फ 3 सही किया था। सर वो कौन है? तो समझ में नहीं आता ना, इंडिया वाले को लोग हल्के में क्यों लेते हैं। अरे सर तो जीनियस भरे पड़े हैं, मार्क ही कम डाले होगा ना। जीनियस लोग भरे पड़े हैं। और आईआईटी ऐसा मजाक नहीं है। लोगों को लगता है कि सर मैं बोर्ड पढ़ के और जेई निकालूंगा, बेटा जेई का दरवाजा के पास भी नहीं पहुंचोगे आप एनआईटी कॉलेज के। मेरे को लगता है वॉचमैन भी सुन सुनकर आपसे मैथ ज्यादा जानता रहेगा वो। वो जो मेरे सर 3 घंटे, वो जो मेरे देखो, सर आप लोग को इंडिया का कंपटीशन देखना चाहिए, किस लेवल का कंपटीशन चल रहा है आजकल। वो चीज हमें आपको दिखा दिया कि ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर के 20 तक 720 और 715 इसी के बीच में यस सर। एक क्वेश्चन के लिए फाइट हो रहा है। मतलब अभी आने वाले टाइम में ना कट ऑफ आपको 700 मिलेगा। इस लेवल का कंपटीशन हो जाएगा। 720 में से 700 लाओगे तो कट ऑफ आपका क्लियर हुआ है। एम्स दिल्ली कितने में मिलता है? 700 से ज्यादा मार्क्स लाओगे ना, 705 से ज्यादा, तो आपको एम्स दिल्ली मिलता है। 720 में से उतना मार्क्स आपको लाना है, नहीं तो नहीं मिलेगा। आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलेगा बेटा। ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर आओ तो आईआईटी बॉम्बे के दरवाजे के पास जाओगे। टॉप ब्रांच बता रहा हूं आपको। यस सर। इस लेवल का कंपटीशन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बच्चे इतना सिंसियर निकल रहे हैं ना, बच्चे इतना इंटेलिजेंट निकल रहे हैं कि इधर आलतू फालतू लोगों को ना मतलब फिल्टर करना बहुत आसान है, पहले ही निकाल देते हो लोग। जो बच्चा सिंसियर नहीं है आईआईटी उसका नाम भुला करके अपना नाम खराब करेगा क्या? सर बेटा मैं महाराष्ट्र में पढ़ा था पहले ना, महाराष्ट्र में गया था, पढ़ा था पहले, अवंती से पहले। मैं अगर बच्चे को सुबह होमवर्क देता था ना तो शाम को मेरे पास आते थे, बोलते थे सर वो तो स्कूल में खत्म हो गया, आपने जो होमवर्क दिया था, अब घर पे जाके हम क्या करेंगे ये बताओ। तो मतलब एक दिन में बच्चों को 2 बार होमवर्क दे रहा हूं। एक बार में मैं बच्चों को दो बार, एक बार जब मैं क्लास से बाहर आया तो होमवर्क दे के आया, अब एक बार स्कूल से जाते टाइम होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चा आके डिमांड कर रहा है कि सर होमवर्क दो, क्योंकि घर पे जाके मैं फ्री थोड़ी बैठूंगा।
सर इससे पता चलता है कि उनके बेसिक्स कितने क्लियर है। बेसिक्स क्लियर नहीं है बेटा, इतने वो वर्क करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, और आप लोग बहाना करते हो ना कि सर हमारे पास घर का काम होता है, स्कूल का काम होता है। बेटा एक बार उनका मेहनत देखो कि 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर साइकिल चला के आते थे वो लोग। एक केमिस्ट्री के सर तो रोने लगे मेरे सामने जो बच्चों का दुख सुना तो, और वो बच्ची भी रो रही है बैठ करके। सर क्यों? बेटा वो 5 या 6 किलोमीटर पैदल चल के आती थी, और केमिस्ट्री में कुछ उसने अच्छा मार्क्स स्कोर किया था मेंस में, परसेंटाइल उसका थोड़ा मतलब 97 या 98 परसेंटाइल था तो केमिस्ट्री में, जबकि उसके घर वाले उससे उम्मीद नहीं करते थे कि बच्ची ऐसा करेगी, उसने निकाला। गर्मी के दिन में 5 किलोमीटर पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है। स्कूल आ रही है, जा रही है, क्लास अटेंड कर रही है, उन लोगों का आप हार्ड वर्किंग देखो। और आप लोगों को लगता है ना कि सर लाइट नहीं है, आंधी नहीं है, बेटा महाराष्ट्र में जाकर के देखो आप, महाराष्ट्र में आपको प्योर गांव मिलेगा, वो गांव मिलेगा जो आप लोग बुक में देखते हो ना कि ऊपर छप्पर डाला पड़ा है, वैसे गांव मिलेंगे आपको। और वहां के बच्चे इतने सिंसियर होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और मेरे को बिहार के बच्चे सिंसियर दिखते हैं, उनको तो आप आसान सम करोगे तो सीधा सीधा सर इसका आंसर ये आएगा। 3 स्टेट है जिसका कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाता है, बिहार, राजस्थान और दिल्ली। बाकी सबका एवरेज चला जाता है, लेकिन इन लोगों का कट ऑफ भी हाई जाता है। बेटा हार्ड वर्क नहीं है, डायरेक्शन सही होना चाहिए। हार्ड वर्क तो कोई भी करता है, वो तो मेरे को बिठा दो 10 घंटा 12 घंटा, कोटा में जाकर देखो आप डिमोटिवेट होकर चले आओगे। बच्चे इस लेवल की आपको देखोगे, आप देखेंगे कि इतना पढ़ाई कर रहा है सर, इसके सामने मैं टिकूंगा ही नहीं। 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, सबको लगता है मजाक है। भैया मजाक नहीं, वो बच्चा करता है उतना है, वो बच्चे लोग इतना करते हैं। अब पता नहीं बच्चे इतना लाइटली क्यों लेते हैं। एक बच्ची अभी आज मैसेज की, आपके बैच में आएगी कुछ दिन बाद, पिछले साल जेई नहीं दे पाई थी, दी थी, स्कोर अच्छा नहीं हुआ, अब दोबारा अटेम्प्ट दे रही हो जेई का कि सर जेई देना है, और आप लोग को चांस है तो आप लोग हल्के में लेते हो। अरे 6-7 महीना की बात है, 2 घंटा कम सोलोगे तो क्या हो जाएगा, सोलो 2 घंटा कम, बाद में सोते रहना, आईआईटी चले जाओ, दिन भर सोना, कोई नहीं आपको कुछ बोलेगा कुछ। चलिए बहुत बातें हो गई ना, यहाँ पे आते हैं, रोज समझाता हूँ, सुनते तो वो नहीं, करेंगे सर हम अपने मन की। चलिए जी, डिटरमिनेंट की बात करते हैं बेटा। ऑर्डर वन का मतलब क्या होता है, एक बात समझ लीजिएगा कि डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स के जैसा प्योरली नहीं लिखा रहता है, सीधा सीधा नहीं लिखता है। जैसे मैट्रिक्स में लिखेगा कि ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, तो वो समझ में आता है कि सर ये 3 रोज दिखाता है एंड 2 कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये अपना ऑर्डर दिखा देता है। लेकिन हमारा डिटरमिनेंट डिफाइंड ही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। तो जब ये ऑर्डर 1 लिख रहा है तो आप समझोगे कि 1/1 की बात कर रहा है। जब ऑर्डर 2 लिखता है तो इसका मतलब सर ये ऑर्डर 2/2 की बात कर रहा है। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं ना, गलती करते हैं ऑर्डर 1 में, ऑर्डर 2 में गलती नहीं होता है, ऑर्डर 1 में गलती होता है। आपको नहीं भरोसा है तो देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 3 का डिटरमिनेंट क्या होगा, बोलिए, बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं ना। और मुझे बताइए -3 का डिटरमिनेंट क्या होगा, बोलो। 3। हाँ 3 का डिटरमिनेंट 3, वेरी गुड। और -3 का डिटरमिनेंट बेटा 3 -3 का डिटरमिनेंट, बोला ना कि गलती करोगे आप लोग, -3 होता है बेटा। ये डिटरमिनेंट है, ये मॉडुलस थोड़ी है कि आप उसको पॉजिटिव बना दोगे। सो ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट जो होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। 3 का डिटरमिनेंट 3, -3 का डिटरमिनेंट -3, -4 का डिटरमिनेंट -4। हाँ ऑर्डर 2 में गलतियां नहीं होती है, क्यों, क्योंकि सारे बच्चे जानते हैं कि सर ऑर्डर 2 को ओपन कैसे किया जाता है। अगर इधर है 2 3 4 5, बच्चे लोग तुरंत लिख दे सर 10 × 12 -2, इसमें गलतियां होने की चांस कम होती है। ऑर्डर 3/3 ओपन करना आप लोग जानते हो, हाँ जी सर ओपन करना जानते हैं। लेकिन एक चीज और है जो मैं आपको बता रहा हूं, ओपन करते टाइम हम लोग अलोंग एनी रो और अलोंग एनी कॉलम ओपन कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया बेटा 1 2 3, इधर लिख दिया 2 4 6 और यहां पे लिखा 0 2 7। मैं ऐसा डिटरमिनेंट लिखा और बोला बेटा इसको सॉल्व करना है आपको। तो कई बच्चे क्या करते हैं ना, एकदम सीधा सीधा ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना शुरू करते हैं। सर 1 को पकड़ो, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर माइनस, 2 को पकड़ो, रो कॉलम डिलीट, इसका मल्टीप्लाई, ऐसा ही करते हो। यस यस सर। सर। क्या आप लोगों को ये भी मालूम है कि जरूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट रो को ही पकड़ूंगा, नहीं मैं सर, ये नहीं मालूम। कर सकता हूँ, ये चीज कोई मालूम है? पकड़ लो। हाँ जी। यस सर, हम कॉलम भी ले सकते हैं पहले। हाँ, अब देखो सवाल ये होता है ना कि किस रो किस कॉलम के अलॉन्ग खोला जाता है, तो जिसमें ज्यादा जीरो कंटेन होते हैं उसमें वो पकड़ के खोल दिया जाता है। यस सर। अब देखो यहाँ पे जीरो बैठा है तो मैं अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम खोलूंगा। यस सर। साइन कन्वेंशन सारे लोग को मालूम है? हाँ जी सर। साइन कन्वेंशन में एक नया चीज बता रहा हूं, सीखिएगा क्या। बुकलेट फॉलो करता है, बुक्स में देखोगे आप ऐसा लिखा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में फॉलो करो, जरूरी नहीं है बेटा आप सीक्वेंस में फॉलो करो। प्लस लिख दिया, डायरेक्शन आप बताओ सर कैसे जाना है। राइट जाना है सर माइनस, सर नीचे आना है प्लस, ऑल्टरनेट साइन, जो डायरेक्शन फॉलो करना है करते जाओ। फिर इधर जाना है माइनस, फिर नीचे आना है सर प्लस, राइट जाओ सर माइनस, फिर राइट जाओ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। गलती नहीं होगा, आप कोई भी ऑर्डर फॉलो करोगे साइन कन्वेंशन सही होता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। अच्छा, अब इनके थोड़ा वो होते हैं स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं इनके एलिमेंट्स को, वो भी मुझे बता दीजिए बेटा लोग। पहला एलिमेंट होता है A11, बाकी सब आप बताओ। A1 A1 2 A21 हाँ जी। अच्छा, ये जो इनके सबस्क्रिप्ट है बेटा, ये जो इनके इंडेक्स देख रहे हो ना, ये सब 1 1 1 2, ये Yes, sir. एंड कॉलम को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं बेटा A22 कौन है, तो आप बोलोगे सर A2 सेकंड रो का सेकंड कॉलम। ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, तो आप देखोगे कि माइनस साइन वहां पे आता है जहां पे इनका सम ऑड नंबर होता है। ये चीज भी आप लोगों को मालूम होगा, एनसीईआरटी। Yes, sir. Yes, sir. कहां पे होता है बेटा, जहां पे इनका सम इवन नंबर होता है। ठीक है, तो लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि अगर i प्लस जे अगर ऑड आया तो साइन कन्वेंशन माइनस होता है, और अगर इवन आ गया बेटा तो साइन कन्वेंशन प्लस होता है। समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया। चलिए देखते हैं। अच्छा, अब देखिए बेटा ध्यान से, सर ये क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट है, सॉल्व करना है। ऑब्वियस बात है कि सर मैं इसको पकड़ के ऐसा सॉल्व कर सकता हूं, फिर ऐसा करूंगा, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करने वाला हूं। मैं अलोंग थर्ड कॉलम खोलूंगा इसको। क्यों? क्योंकि बेटा उसमें जीरो कंटेंट है। तो मैं क्या करूंगा, 4। अब 4 कौन सा एलिमेंट है बेटा लोग? फर्स्ट A1 थर्ड कॉलम का। समझो ध्यान से, 4 जो है वो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, मतलब 1 और 3 4, इवन आया प्लस से शुरू हो जाओ, 4 इंटू, अब 4 वाला रो कॉलम डिलीट, तो कितना होगा बेटा, माइनस 6 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 9 36, माइनस 36। 36 बाकी जीरो पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो जीरो ही बना देगा। जीरो ही आएगा। यस सर। तो ये क्वेश्चन को रखने का मेरा पर्पस ये था ताकि मैं आपको दिमाग में ये डाल पाऊं कि जहां पे ज्यादा जीरो दिखेगा मैं इसको लॉन्ग ओपन करने वाला हूं। आने वाले टाइम में ये आपका जान नहीं छोड़ेगा, ये बार बार आएगा और आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आपको 2 जीरो क्रिएट करना होता है ताकि चीजें आसान हो जाए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन की खास बात ये है बेटा कि इनके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं। समझना ध्यान से, डायगोनल एलिमेंट्स इनके जीरो हैं। और डायगोनल एलिमेंट जीरो तो है, एक और खास बात ये है सर, डायगोनल का ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट मैग्नीट्यूड में सेम है, बस साइन में अपोजिट है। यहाँ पे साइन अल्फा है तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा है सर। यहाँ पे कॉस अल्फा है तो उसका अपोजिट वाला ऊपर वाला एलिमेंट माइनस कॉस अल्फा है। बात समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। तो ऐसे में आप 2 मैट्रिक्स का नाम सुने रहोगे। एक मैट्रिक्स का नाम होता है बेटा सिमेट्रिक, सुने हो? यस सर। मैट्रिक्स। और दूसरा क्या होता है बताइए? स्क्यू सिमेट्रिक। नहीं सुने हो? सुना है सर। स्क्यू सिमेट्रिक। सुना है सिमेट्रिक क्या होता है? सर जी, इसमें पूरी मैट्रिक्स सेम होती है, साइज भी उसके सेम होते हैं मतलब। हाँ जी, तो डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट सेम होता है।
ठीक है, एक बहुत फेमस इक्वेशन है, याद भी रखोगे तो काम करेगा आप लोगों को। ऑल हैप्पी गर्ल्स, सुने हो कि नहीं? नो सर। ये नहीं सर। का इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत फेमस है, डिटरमिनेंट ये वाला। ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गो फॉर कॉलेज। मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका आंसर आता है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस GFA स्क्वायर आता है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। और यही बेटा अगर सिमेट्रिक है तो ऐसा है, अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो आएगा सर, बस माइनस आएंगे। और एक चीज और है, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, ये वाला जीरो एंड ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, बाकी इधर जी है इधर माइनस जी, कहीं पे भी अपोजिट साइन लगा दो ये हो जाता है। जरूरी नहीं है कि सर मैं इधर ही माइनस लगाऊंगा, ऊपर लगाना है ऊपर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इनका कोड ये होता है, देखो यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड वाला कहाँ गया, ये वाला दिख रहा, ध्यान से बेटा, ये वाला मैं मार्क करके दिखा रहा हूं आपको। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी खास बात ये होती है, सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है सर? AIJ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स में इसका आप सीखोगे, अच्छे से सिखाया जाता है। क्वेश्चंस AIJ जो होता है बेटा 3-4 केस में होता है। देखो I और J क्या हो सकते हैं? I और J सर या तो बड़ा होगा, I J से बड़ा होगा, या तो I J के इक्वल होगा, या तो I J से छोटा होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि जब जब I और J बेटा इक्वल आ रहे हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जहां पे I और J दोनों इक्वल है। देख रहे हो आप लोग? यस अब यहां पे अगर देखिए, ये वाला देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें AIJ और AIJ और AGI कौन है? अगर ये A12 है तो बेटा ये कौन है? A21, यही है ना ये वाला एलिमेंट। यस सर। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो नीचे वाला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों सेम होते हैं। AIJ और AGI दोनों सेम होंगे, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AIJ इज इक्वल टू माइनस AGI। बात समझ में आ गई? यस सर। ये दोनों इक्वल होंगे। अब I और J का वैल्यू क्या ले सकते हैं सर? अपनी मर्जी है सर, जो डाल, जितना ऑर्डर का डिटरमिनेंट है आप डाल दीजिए सर। 1 2 डाल लो, 2 3 डाल लो, 3 2 डाल दो सर, जितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है आप वो लिख सकते हैं। तो फिलहाल ये जो डिटरमिनेंट है बेटा, ये डिटरमिनेंट है स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ये बात समझते हो सभी लोग? यस सर। ये डिटरमिनेंट कितना है बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का खास बात क्या होता है? इनका वैल्यू जीरो होता है, इनका वैल्यू जीरो होगा, डायरेक्ट जीरो होगा, लिख देना डायरेक्ट जीरो होगा सर। बात समझ में आ गई? आ गई सर। आगे वाले सवाल पे आते हैं, ये वाला। अब ये क्वेश्चन रखने का पर्पस क्या था मेरा, कि कई बच्चे ना, देखो मैं आपको कल ही बताया था कि डिटरमिनेंट का और मैट्रिक्स का आत्मा परमात्मा दोनों ही अलग होते हैं। तो मैट्रिक्स में आदत होता है, क्या होता है कि अगर ये मैट्रिक्स है, मान के चलते हैं कि सर ये सवाल मैट्रिक्स का है और मुझे दे दिया गया कि मुझे एक्स का वैल्यू बताना है, तो मैं बेटा दो मैट्रिक्स इक्वल करते टाइम मैं उनके एलिमेंट्स को इक्वल करता हूँ। या फिर यस two matrices are equal, then their corresponding elements are equal। बस x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। अब ये फंडा बच्चा डिटरमिनेंट में लगा के आ जाता है, और डिटरमिनेंट में लगाते ही उसका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि डिटरमिनेंट को कंपेयर नहीं किया जाता बेटा, डिटरमिनेंट एक वैल्यू है तो वैल्यू कंपेयर किया जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का आसान तरीका है सर, लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करो, बीच में इक्वल का साइन है तो इक्वल कर दो, क्या दिक्कत है? तो देख सकते हैं बेटा ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ये 18 है, 10 नहीं है, 10 नहीं समझना है आप लोगों को। 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36, आंसर क्या हो रहा है? एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 6 आ रहा है। अगर आप कंपेयर करते तो एक्स का वैल्यू 6 मिलता, लेकिन जब सॉल्व किया तो आपका एक्स का वैल्यू प्लस माइनस, तो गलती हो सकता है। ये रखने का मेरा मकसद यही था कि आपको बता पाओ कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी जबरदस्ती लगाने का कोशिश ना करो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बेटा, ये सवाल आपको सिखाया जाएगा लेकिन अभी नहीं सिखाया जाएगा, बता दो अभी।
सर दोबारा दिखाइए वो आंसर। हाँ जी सर पिछला क्वेश्चन दिखाइए दोबारा। बबलू जी, ये 18 है, 10 मत समझना, कई बच्चे 10 समझ लेते हैं इसको। 18 ये डन। सर ठीक ठाक ज्यादा लग रहा है वैसे देखो तो। नहीं, B2 बैच वाले, B3 बैच वाले इसको 10-10 बोल रहे थे, तो मेरे को ऐसा लिखना पड़ा। ऐसा लिखा, मैं इंग्लिश में पूरा लिखा, अंग्रेज है ना सब, 18 है ये, ऐसा लिख के दिया था उनको। चलिए जी, ये क्वेश्चन पे आप लोग दिमाग लगाना, थोड़ा फाइट मारो यार, तुम लोग दिमाग लगाओ। सर रुक जाओ ना, फिर लगाते हैं। वैसे बेटा आप सारे बच्चे कैटेगरी वाले हो ना? सर मतलब SC ST कैटेगरी वाले, OBC वाले? यस सर। मतलब क्या हम बिना कैटेगरी के हैं? हाँ जी। सर ऐसे पूछ रहे हैं जैसे हम बिना कैटेगरी के हो। अरे सुनो, नहीं आप लोगों के लिए ना एक गुड न्यूज दे रहा हूँ। सर क्या क्या बोलो सर अपनी हर गुड सुनो। न्यूज मतलब इतनी ज्यादा गुड होती है ना कि क्या बताएं। सर इस बार बताओ। सर इस बार पक्का गुड न्यूज देना, मैंने बोल दिया है। जी सर। कैटेगरी वाले बच्चों को मेहनत ज्यादा जेई में नहीं करना होता है। अगर किसको? कैटेगरी वाले बच्चों को, सर तो सुन लो, चिल्लाओ मत, सुनो। इस बार जनरल का कट ऑफ गया था 90 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल पे कट ऑफ है। मतलब जो 97, 98, 99 परसेंटाइल आ रहा है ना, उसको भी NIT के टॉप ब्रांचेस मिलने की कम संभावना है। लेकिन कैटेगरी बच्चों का सीधा आया था 45 से लेकर के 50 के बीच में आता है। SC वाले का, OBC वाले का 75 से लेकर के 80-85 तक जाता है। सर ST मैं फायदे में हूँ, मैं फायदे में हूँ 45 से। वाला सर एसटी का। सर एसटी का बता तो रहा हूँ, सुन लो, 40 से 50 के बीच में आता है। कई बार तो ऐसे भी होता है कि 30 परसेंटाइल भी कट ऑफ निकला है। सर एसटी वाले तो हमसे भी आगे निकले। एसटी वाले तो हमसे आगे निकल गए। सर मैं एसटी का पूछ रही हूँ, एसटी नहीं। हाँ जी, एससी तो 45 to 50 बनती का, 45 to पूरा 50। तो SC का, अरे देवा, SC का 45 से 50 तक जाता है। ठीक है, ये आस दो चार इधर उधर मान लेना, 2-4 इधर उधर मान लेना। ST का 40 से 50 के बीच में होता है, कभी कभी तो 35 से लेकर के 45 भी गया है कट ऑफ। समझे? फिर तो बढ़िया है। वही बताता हूँ ना कि आप लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस दिमाग से बस चलाना है। अच्छा, अब मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। हाँ जी सर बताओ। ठीक है, ध्यान से सुनना। काउंसलिंग, लेकिन याद रखना, पहले काउंसलिंग ऑल इंडिया रैंक बेसिस पे होता है। यस सब बताया था ये तो। उसके बाद जो सा वो कैटेगरी वाले आते हैं, CSAP वाले लेके जाते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा बेटा, स्टेट गवर्नमेंट से भी छूट मिलता है। आप गर्ल्स हो तो भी छूट मिलेगा। देखो आपको कितना फायदा है स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब आपके स्टेट से छूट मिलेगा। गर्ल्स हो अलग छूट, कैटेगरी अलग छूट, 3 डिस्काउंट लेकर बैठे हो और IIT जाने से डर रहे हो। कितना पीटा लोगों को। सर स्टेट से छूट मिलेगा मतलब? स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस है ना, जैसे आप हिमाचल के बच्चे हो, तो हिमाचल में जो कॉलेज है ना, आपको मतलब सीट देने का ट्राई करता है कि मेरे स्टेट के बच्चे मेरे पास ही रहे। और सर जो हिमाचली नहीं रिजर्व है, होते हैं सीट। हाँ जी, जो हिमाचली नहीं है, जो हिमाचली नहीं है, मान लो आप हिमाचल के हो, आपको चाहिए बॉम्बे जाओगे, तो आपको फिर आपके स्कोर पे आपका एडमिशन होगा। वहां पे आपके लिए थोड़ी रखा जाएगा कि चलो मेरे पास हिमाचल का बच्चा आ रहा है मेहमान बन के, तो मैं उसके लिए एक सीट रिजर्व करता हूँ। सर ये पूछ रही है कि अगर मतलब कि कोई हिमाचल से हो ही ना, तब जो हिमाचल से है ही नहीं, वो स्टेट कोटा का फायदा नहीं उठा सकता है। उसके पास 2 ही डिस्काउंट हो जाएंगे, एक तो आप गर्ल्स हो इसका, और दूसरा कैटेगरी है इसका। हाँ आपको हिमाचल भी तो होता है। स्टेट का तो होगा, कोई दूसरा स्टेट का तो होगा। हरियाणा। हरियाणा। तो दूसरे स्टेट में उसको छूट मिलेगा। हरियाणा का। अब सुनो ध्यान से ना, ये जेई करते हो, पता नहीं क्यों मेरे को समझ में नहीं आता बेटा। होते हैं 50 कितने 75 क्वेश्चन होते हैं ना। यस सर। 20 केमिस्ट्री का करना है आपको। यस सर। 20 केमिस्ट्री का करना है।
और केमिस्ट्री में अगर आपसे 20 सवाल नहीं हो रहे हैं ना तो बेटा पढ़ाई आपकी बहुत कमजोर है, सुधारो उसको, क्योंकि केमिस्ट्री सीधा एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर मैनिपुलेट कर देते हैं बाकी केमिस्ट्री। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स टॉपर बच्चा 25 कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 से लेकर के 25 तक करता है। मैं ऑन एन एवरेज मान लेता हूं बेटा आप 12 करके आ रहे हो, आप लोगों के लिए बता रहा हूं। और मैथ्स में आपको कितना करना है, इसमें से 8 क्वेश्चंस इजी होते हैं। इंडिया का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बोल दिया गया है कि देखो भैया सारा का सारा ऐसा क्वेश्चन नहीं डालना है कि बच्चे से हो ही ना, कल के दिन जेईई में कोई फॉर्म ही नहीं भर रहे, अरे यार ऐसा सवाल सेट करते हैं कि मेरे से होता ही नहीं है, किसी से भी नहीं होता है। ये बोला गया है कि अगर आप 25 क्वेश्चन सेट कर रहे हो तो 1/3 क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन होने चाहिए, तो 8 क्वेश्चन इजी होते हैं। आप बोलोगे सर 8 क्वेश्चन, अब मैं कुछ गारंटेड चैप्टर दे रहा हूं, 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक हो गया सीक्वेंस सीरीज, एसएनएस, गारंटेड एक क्वेश्चन आएगा। बाइनोमियल थ्योरम, आसान चैप्टर, गारंटी एक क्वेश्चन आएगा। सर बाइनोमियल थ्योरम के साथ कुछ और तो नहीं ना ऐड करेंगे उसको खूबसूरत अरे बनाने के लिए? नहीं, डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं, बहुत आसान सवाल आएंगे। डायरेक्ट आपको लगेगा कि यार ऐसे चिंदी उड़ा दूंगा। अब देखो एक क्वेश्चन इधर आ जाता है, एक बार तो ये हुआ था ना कि बाइनोमियल से 4 क्वेश्चन पूछ दिया था, मतलब अगर सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम पढ़ के गया तो 4 मार्क्स 16 मार्क्स लेके आ रहा है। वाह सर। अच्छा अब बता रहा हूं आपको वेक्टर 3D आसान चैप्टर, 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मैं 4 का एवरेज ले लेता हूं, 2 3D से पूछ देता है, वेक्टर से 2 पूछ देता है, ये हो जाते हैं। तो बेटा इनको ही मिलाओगे ना, इनको ही, तो आपके 5-6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब आप मेरे पास आके रो रहे हो कि सर टाइम नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, सर घर का काम करना पड़ता है। बेटा 6 महीना में अगर 10 चैप्टर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर तो शर्म आनी चाहिए आपको। अग्री करते हो कि नहीं इस बात से? यस। जबकि मैं ये चैप्टर लिखा हूं गारंटेड इससे सवाल आएंगे ही आएंगे। एरिया अंडर कर्व, बेचारा बहुत भोला भाला चैप्टर, बहुत मासूम चैप्टर, एरिया अंडर कर्व, एओसी, एक क्वेश्चन गारंटी आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन आसान आएगा, उसमें भी लिमिटेड है कि सर इससे ये पैटर्न पे सवाल आते हैं, बहुत आसान चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इनसे पैटर्न फिक्स देखिए, इनसे आएंगे। और मैं मैथ्स में कितना बोल रहा हूं करने को आप लोगों को, बेटा 8 क्वेश्चन करके आओ, 10 क्वेश्चन करके आओ, क्यों 25 के पीछे भाग रहे हो? आपने कितना क्वेश्चन कर लिया बेटा, ऐड करके देखो कितना क्वेश्चन किया आपने? 42 किया? यस सर। आप ला रहे हो 160 मार्क्स, 168। 160 मार्क्स, मैं छोड़ो ना 160 ले रहा हूं, और फिर भी आपको एनआईटी नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। 160 मार्क्स का मतलब होता है कि आप ऑल इंडिया रैंक, आपकी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक, आप 5000 3000 से नीचे आ रहे हो, समझे? सर बस अब डन, पक्का एनआईटी। जी बहुत टफ है बेटा, स्ट्रैटेजी होता है यही सब कि हमको कितना मेहनत करना है। अगर इमोशन ज्यादा है ना कि सर ये टेक्स्ट बुक मेरे को बहुत प्यारा लगता है, मैं एक एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ, एक एक लाइन पढ़ना चाहती हूँ, तो बेटा इमोशन जिंदगी भर बचा के रखो, लाइफ टाइम जब तक बुढ़े नहीं वो चैप्टर पढ़ते रहना, लेकिन पहले एग्जाम तो निकाल दो। और मुझे बताओ बेटा यहाँ पे क्या ऐसा आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होने वाला है? सर रहने दो ना, हम पूरा मैथ्स को पढ़ रहे हैं, बस इन्हीं चैप्टर को पढ़ते हैं बस। क्या बोल रहे हो आप? सर बाकी मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, हम इन्हीं चैप्टर को पढ़ते हैं, बस एनआईटी निकाल देते हैं। एग्जैक्टली कराया जाता है बेटा, क्रैश कोर्स का नाम सुने हो? हाँ सर सुने। यही सब कराया जाता है, मेन चैप्टर उठाएंगे और पढ़ाएंगे। एक चैप्टर है आपका ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल लॉजिक बोला जाता है, इससे गारंटी सवाल आते हैं। +1 में था ये चैप्टर, और ये आराम से एनसीईआरटी से उठाता है। एनसीईआरटी के पास 2-3 चैप्टर बहुत अच्छे हैं, प्रोबेबिलिटी हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एनसीईआरटी करो, 3D कर लो, एनसीईआरटी कर लो, जेईई मेंस का तैयारी हो गया आपका। अब आपको क्या लग रहा है सर, रोने वाली बात है, अगर आपको लग रहा है ना सर डेरिवेटिव बहुत हार्ड है, सर नहीं हो रहा है तो एनसीईआरटी लेवल पे बोर्ड का काम कर लो। आप क्यों रो रहे हो? बोर्ड का काम तो करना जरूरी है ना, तो एनसीईआरटी कर लो, मत करो उसको जेईई मेंस पे। सर मेरे को फंक्शन नहीं समझ में आता, बेटा कॉन्सेप्ट समझ लो। मैं तो पहले दिन बोल के रखा था कि अगर फंक्शन के टफ सवाल नहीं होते तो आपको रोने की जरूरत नहीं है, बोला था ना आपसे, कॉन्सेप्ट समझ लो। यस क्लास तो छोड़ दो, टाइम पे आ जाता है, फंक्शन के बड़े सवाल किसी भी नहीं होते।
यही सब स्ट्रैटेजी होता है बेटा, यही सब होता है, यही सब स्ट्रैटेजी, यही सब डायरेक्शन होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, और एक दिन आप पहुंच जाओगे। सर बट एनसीईआरटी तो ओनली मेंस ही क्लियर होगा ना फिर। अच्छा एडवांस का बता रहा हूँ ना, एडवांस का बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। एडवांस के भी ना बहुत सारे डर पड़े बेटा। पिछले साल कट ऑफ कितना क्या रहेगा एडवांस के पर सब्जेक्ट पर पेपर? 95% कितना क्या रहेगा 96 बेटा? 6 मार्क्स कट ऑफ था ये। अगर कोई बच्चा हर पेपर में 3-3 क्वेश्चन भी सही करके आ रहा है तो बेटा एडवांस निकाल लिया। सर मैं क्या पूछ रही थी ना, कट ऑफ क्लियर करेंगे तो कॉलेज थोड़ी ना मिलेगा, तो कॉलेज कितने मैं में कट ऑफ बता रहा हूँ, कट ऑफ बता रहा हूँ। बाकी मैं जो बाकी मेंस का स्ट्रेटेजी बताया ना 160, उसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा 160 पे? हाँ जी, अच्छा कॉलेज मिलेगा। आप ऑल इंडिया रैंक के अंदर आओगे ना, बिलो 5000 आओगे। कैटेगरी मतलब रैंक बता रहा हूँ, ओवरऑल रैंक नहीं, कैटेगरी रैंक में बिलो 5000 आओगे। उसमें भी आप 3-3 डिस्काउंट लेकर बैठे हो। एक तो आप कैटेगरी वाले हो, दूसरा आप गर्ल्स हो, तीसरा स्टेट कोटा आपको अलग मिलेगा। फिर भी अगर आप एनआईटी नहीं जा पा रहे हो तो बेटा कहीं ना कहीं आप लापरवाह आदमी हो, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर आप जनरल का होते ना तो मैं आपको स्ट्रिक्ट नोटिस देता कि बेटा 200 मार्क्स से तो ज्यादा ही सोचना, क्योंकि अगर जनरल के बच्चे 200 से नीचे सोच रहे हैं तो बेटा उनका भला नहीं होने वाला। 90% तो उनके कट ऑफ चले गए थे इस साल। सर मैं क्या पूछ रही थी, बोलो। सर जैसे मतलब कि मेंस और एडवांस का ये होता है ना कि आप मतलब जितने चैप्टर करो, पर मतलब उसको ऐसे करो कि आपको अगर वहां से उठा के कोई भी क्वेश्चन दे तो आपसे सॉल्व हो जाए, इतने तो आपको बस कर। यही होता है। मेंस भी बोल के रखा है कि आपको पूरा सिलेबस नहीं खत्म करना है, आप 5 चैप्टर पढ़ के आओ, इज्जत से बढ़िया से पढ़ के आओ, कि मैं अगर 5 क्वेश्चन से सवाल पूछूं तो आपसे आना चाहिए। आप सर मेंस मैं भी वही सोच रही थी ना कि जैसे अब वैकेशंस वगैरह आने वाली है ना गर्मियों की, तो मैंने कहा बजाय कि मैं सिलेबस आगे आगे करती रहूं, इसलिए जो मेरे पास मतलब कुछ हर सब्जेक्ट के से कुछ चैप्टर्स पकड़ लूं, 3-3 4-4, उस पर प्रैक्टिस करूं कि मेरे वो अच्छे हो जाए। बेटर ही है। मैं एक गारंटी आपको दे सकता हूं कि बेटा मैथ्स आपके ऊपर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि मेरा मैथ्स का टारगेट ही होता है कि मैं बच्चे से 15 क्वेश्चन सही कराऊं। मेरा टारगेट ही उतना ही होता है कि मैं बच्चे से 15 क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं गलती से बोल दिया ना बेटा मैथ्स के 25 में से 25 क्वेश्चन करना है तो बेटा आपका टाइम लॉस हो जाएगा। तो मैं अपने दिमाग में ये भी नहीं चल गए कि मैं बहुत स्टार आदमी हूं, मैं 25 में 25 सही कराऊंगा, नहीं। लाइफ टाइम थोड़ी पेपर देना है, 25 में 25 सही कराना है, जेई का पेपर दे के आओ, घर पे बैठ के 25 का 25 सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा टारगेट ही होता है कि मैं 15 बच्चों को सही कराऊं। तो मैथ में अगर बेटा कोई बच्चा 60 मार्क्स लेके आ रहा है ना तो बेटा समझो कि वो आईआईटीएन है, पहले से ही आईआईटीएन है वो। सर जैसे ना 2 शिफ्ट्स होती है ना, एक फर्स्ट हाफ में, एक सेकंड हाफ में, तो कि दोनों शिफ्ट में 70-75 क्वेश्चन आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें कोई ये मतलब बेईमानी नहीं होता है उतने ही होंगे। अच्छा मतलब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं ना, आपको बता रहा हूँ, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं ना मॉर्निंग वाला शिफ्ट बहुत आसान था, हमारे टाइम पे पेपर टफ हो गया। तो बेटा आपके लिए टफ थोड़ी हुआ, तो जितना इवनिंग में बच्चे दिए उनके लिए टफ हो गया ना। तो जब रैंक निकलता है ना, ओवरऑल रैंक निकलता है, तो आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग रैंक निकलता है। पेपर के अगर देखो आसान पेपर है, इजी पेपर आ गया मॉर्निंग शिफ्ट में, तो कट ऑफ उसका उतना ही ज्यादा जाएगा। क्योंकि आसान पेपर है तो बहुत सारे बच्चे सही आंसर करके आएंगे, तो कट ऑफ उतना भाग जाएगा। पेपर टफ आ गया तो टफ पेपर देख करके ना, आपको बता रहा हूं, टफ पेपर देख करके आपको खुश होना चाहिए। अच्छे बच्चे खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि सर जो आलतू फालतू लोग हैं वो तो फिल्टर होकर बाहर ही निकल जाएंगे, तो कंपटीशन ही नहीं बचा। अच्छा देखो मतलब एग्जाम चाहता है कि मैं सिलेक्ट कराऊं, हम समझो ध्यान से, इंडिया में कुछ एग्जाम्स है ना जो चाहते हैं कि बच्चे को रिजेक्ट कराऊं। तो ये सिलेक्शन का गेम नहीं है, ये एलिमिनेशन का गेम होता है। अब यूपीएससी का ले लो, उसका मकसद ये कि मेरे पास जो आएगा मैं फेल करूंगा। वो पहले से ही मन में बिठा के रखा है कि मेरे पास आओगे मैं फेल करने के मकसद से मैं एग्जाम दे रहा हूं। तो टफ पेपर देकर मैं आपको बता रहा हूं 2016 या 2016 का ही टॉपर है, उसका कुछ तो नाम था, भूल रहा हूं मैं। मेरे को लगा बहुत कुछ ऐसा था। वो टॉपर मालूम है जाकर बोल रहा है, अपने पेरेंट से बोल रहा है बेटा करा दूंगा, टेंशन ना लो। ये जानना बहुत जरूरी है ये सब चीज। ऐसा
वो जाकर पेपर में बोल रहा है कि आईआईटी इतना आसान पेपर क्यों पूछा, वो बच्चा अभी एमआईटी में पढ़ रहा है वो। तो कई बच्चे ना ऐसे हो जाते हैं कि उनको आसान सम दोगे ना तो उनसे गलती हो जाती है, क्योंकि वो सोचना पूरा डेप्थ में सोचते हैं। तो आसान सम दोगे तो गलत कर देंगे, टफ सवाल दोगे तो दिमाग लगाएंगे, और इस सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। वो बच्चे आईआईटी का पेपर देके आके घर पे उदास बैठा है, बोल रहा है सर इतना आसान पेपर क्यों आ गया। वाह सर, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। लोग नहीं बेटा, इंडिया में जीनियस लोग की कमी नहीं है, कंपटीशन बहुत हाई है। एग्जाम टफ नहीं है, एग्जाम तो मैं आपके सामने इसका चिट्ठा खोल के रखा ना कि बेटा ये एग्जाम है आपका, कंपटीशन बहुत हाई है। सर मतलब ना आपने बोला कि 160 मार्क्स भी लाए आप तो बहुत है, तो दोनों शिफ्ट में 160 लाने पड़ेंगे, टोटली 160 लाने पड़ेंगे। ना ना, आपको तो बेटा एक ही शिफ्ट देना है ना। अच्छा, Advance शिफ्ट तो- एक ही देना होता है। मेंस में बेटा आपको एक ही शिफ्ट देना होता है। एडवांस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और आप सोच रहे हो कि एडवांस में 160 मार्क्स लाऊंगा सर, तो बेटा आपका ऑल इंडिया रैंक बिलो 1000 है, आपको आईआईटी बॉम्बे बुला रहा है, जाओ। सर फिलहाल तो एनआईटी की बात कर रही हूँ मैं। तो वो मेंस में आपको सिर्फ एक ही पेपर देना होता है, या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग, उस जो शिफ्ट जो आ जाए आपका। एडवांस में 160 मार्क्स मतलब समझ रहे हो। सर आप एक बात बताओ, ऐसा कभी हो सकता है कि मान लो बंदे ने ना आयुष का मतलब मेंस का पेपर दिया और मतलब उसको ये कि कॉलेज में मतलब कट ऑफ क्लियर हो गई, ठीक है, तो साफ सी बात है कि उसके जेईई मेंस के क्वेश्चंस इतने अच्छे से उससे हुए नहीं, तो अब जब वो एडवांस की प्रिपरेशन करेगा ना तो उसको अच्छी खासी आईआईटी मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा ही होता है बेटा, जब आप एडवांस निकालते हो ना, आईआईटी निकाल देते हो, एडवांस निकाल देते हो, तो एडवांस फिर मेंस के स्कोर पे नहीं लेता एडमिशन। एडवांस का टारगेट होता है कि भैया आप बताओ, आईआईटी का टारगेट होता है एडवांस के पेपर में कितना मार्क्स आया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बच्चा मेंस में टॉप करके आया ना, मेंस में उसका ऑल इंडिया रैंक 1 है तो एडवांस में जाएगा तो ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, नहीं होता है ऐसा। अप्रोच अलग होता है। मेंस एग्जाम है जल्दी करने का, सोचो और जल्दी करो। एडवांस एग्जाम है डिटेल में करो, सवाल लेंदी होते हैं। तो मेंस का ऑल इंडिया रैंक 1 जरूरी नहीं है कि एडवांस का ऑल इंडिया रैंक 1 बन जाएगा। सर टाइमिंग कितनी होती है? 3 बेटा, घंटे। 3 घंटे टाइम होते हैं बेटा। 3 घंटे में 40 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, फिर पढ़ाई क्या क्या। 8 क्वेश्चन तो आसान होते हैं। हर सब्जेक्ट के? केमिस्ट्री तो पूरा ही होता है। केमिस्ट्री हाँ मतलब सुना तो है बट पता नहीं। चलिए जी, यहाँ पे आते हैं, 1 मिनट टाइम है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन ये सब रखा करो, डिटेल में नहीं आता है तो पूछ लिया करो। चलिए जी, यहाँ पे आते हैं बेटा, समझो। फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। देखो ये क्वेश्चन है ना, मैं अगर आपके सामने रख दूं ना तो आप दिमाग नहीं लगाओगे, गारंटी दिमाग नहीं लगाओगे और आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे। लेकिन आप भूल जाओगे कि सर यहाँ पे 2 अप्रोचेस लग रहे हैं। पहला अप्रोच ये लग रहा है कि सर ये एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू आपने 0 दिया है। ये डिटर्मिनेंट एक खास बात क्या है कि सर ऊपर वाला एलिमेंट, नीचे वाला एलिमेंट, ऊपर वाला एलिमेंट, नीचे वाला एलिमेंट, ऊपर वाला एलिमेंट, नीचे वाला एलिमेंट मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन में डिफरेंस है। तो सर ये तो स्क्यू सिमेट्री की फीलिंग आ रही है मुझे। अगर बेटू स्क्यू सिमेट्री का फीलिंग आ रही है तो स्क्यू सिमेट्री में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, होता है। तो यहाँ पे बच्चा डायरेक्ट लिख के आएगा कि सर x इक्वल टू 0, डायरेक्ट बिना सवाल देखे बोलेगा सर ये आंसर 0 है। अब एक बच्चा मेहनत कर रहा है, ये तो मेथड 1 हो गया। इस अप्रोच से सिर्फ एक बच्चा बनाया है, B2 बैच का जो केशव है ना वो बनाया था ये अप्रोच से, इतना दिमाग लगा करके। दूसरा अप्रोच ये है, दूसरा अप्रोच ये कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना सर बहुत आसान है। x को पकड़ो, x² प्लस a² माइनस c माइनस cx माइनस ab प्लस, अच्छा माइनस b हो जाएगा, ac माइनस bx इज इक्वल टू 0। अब यहां पे बेटा सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा x³ प्लस xa² प्लस c² प्लस abc माइनस abc माइनस b² इक्वल टू 0, जिसमें 2 टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला। फाइनली बच रहा है बेटा x, सारे से x कॉमन ले लिया मैंने, x कॉमन लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा x² प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते बेटा, हर लाइन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए बोला जाता है कि ध्यान से समझा करो। देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, ये एक चीज है और ये एक चीज है, सर इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो बचपन से सिखाया गया है कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला वाला 0 होगा या तो दूसरा वाला 0 होगा, नहीं तो दोनों 0 होंगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि आइदर x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू 0 तो सर हमने आंसर ला दिया था। यस अब यहां पे सोचते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब x का वैल्यू क्या हो गया बेटा, x का वैल्यू हो गया रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां पे आने के बाद सवाल आपसे पूछ रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। रियल रूट्स पूछ रहे हैं। रियल का मतलब सर एक तो ये वाला आंसर आ रहा है x इक्वल टू 0, दूसरा आंसर सर ये आ रहा है, तो क्या ये वाला रियल नहीं है? सोचना पड़ेगा सर रियल है कि कॉम्प्लेक्स है। तो बेटा ये है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर जो एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक बी स्क्वायर ये है पॉजिटिव नंबर, ये है सी स्क्वायर जो है पॉजिटिव नंबर। ये तीन पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया जा रहा है, तो बेटा ओवरऑल ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा ना। पॉजिटिव नंबर। यस सर। और बगल में इसका माइनस बैठा है तो ओवरऑल क्या बना, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बना, नेगेटिव नंबर। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर क्रिएट हो रहा है तो रियल हो गया कि कॉम्प्लेक्स? सर ये लोग क्या लिखेंगे, नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स। तो एक्स का वैल्यू फाइनली क्या हो गया, 0। अप्रोच, एक अप्रोच देखो, एक था कि सर डायरेक्ट मैंने दिमाग लगाया और एक लाइन में आंसर बोला, और ऐसा नहीं है कि सर इतना मैं दिमाग नहीं लगा पा रहा हूं तो ये सवाल नहीं बनेगा, बनेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए बात समझ में आई? हाँ जी। तो फिलहाल आज मैं कुछ पढ़ाया नहीं आप लोगों को। सर आपने इतना ज्ञान दिया वो कम था। हाँ ये भी बात, इतनी नॉलेज की बात बताई। ज्ञान देने का मकसद एक ही